नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है 5 बजे 25 खबरों का। तो टॉप 5 में हम आपको बताते हैं 5 बजे तक की टॉप 25 न्यूज का पूरा अपडेट। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राजधानी में पुजारी ग्रंथि योजना लॉन्च की। केजरीवाल ने कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन किए और वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन कराया। योजना के तहत पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सैलरी देने का वादा किया गया है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी के बीच अब पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। चुनाव से पहले केजरीवाल की ओर से धड़ाधड़ किए जा रहे ऐलान पर बीजेपी लगातार घेर रही है। दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी को ओपन चैलेंज दिया। कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद अगली सरकार में दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को, जो भक्त और भगवान के बीच में, परमात्मा और व्यक्ति के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं, उन्हें सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। एक दशक तक आपने ना पुजारियों का सम्मान करा, ना धर्म स्थलों का सम्मान करा, ना ग्रंथियों का सम्मान करा। आज जब चुनाव निकट हैं तो आप उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको ये झूठे वादे दिखा रहे हैं। और दिल्ली के बाद अब रुक करते हैं मणिपुर का। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने राज्य में हो रही हिंसा के लिए लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने मणिपुर की आबादी के सभी वर्गों से अपील की कि वो भविष्य में शांति और सद्भाव के लिए प्रयास करते हुए आने वाले नए साल में अतीत को माफ कर दे। उन्होंने टिप्पणी मंगलवार को राजधानी इंफाल में अपने आवास पर सरकार के विकास कार्यों और उपलब्धियों के आगामी वर्ष के लिए उसकी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए की। यमन में कैद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मिली मौत की सजा को वहां के राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में हर संभव मदद मुहैया करा रही है। केरल की रहने वाली निमिषा पर यमन के एक नागरिक की हत्या का आरोप है। निमिषा ने साल 2017 में मेहदी को ड्रग का ओवरडोज देकर मार दिया था। निमिषा और मेहदी यमन में एक प्राइवेट क्लिनिक में पार्टनर थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अमीर के ये जो लिस्ट सामने आई अमीर मुख्यमंत्रियों की, उनके पास सबसे कम संपत्ति है, मतलब अंतिम स्थान पर वो है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कुल संपत्ति 42 करोड़ है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय के पास 3 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति है। चुनावी प्रक्रियाओं का लेखा जोखा रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR ने 30 दिसंबर को एक रिपोर्ट छापी है। इसी में देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के संपत्तियों का ब्यौरा है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज महाकुंभ के कार्यों का जायजा लिया। वो प्रयागराज पहुंचे। दिसंबर में 25 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ का यह 5वां दौरा है, जहां उन्होंने संगम तटों का जायजा लिया। इस महीने सीएम योगी आदित्यनाथ का यह 5वां दौरा रहा। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही है। इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। तो दिव्य और भव्य कुंभ बस अब उसके लिए अंतिम काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 13 जनवरी से इसका भव्य आगाज होने वाला है और 25 दिनों में 5वां दौरा कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और आज भी वो प्रयागराज पहुंचे। कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया और संगम तट में उन्होंने जल का आचमन भी किया। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। और ये हम आपको ड्रोन की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ड्रोन से ली हुई ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कुंभ नगरी को यहां पर विकसित किया गया है और यहां पर विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। ये पूरा टेंट सिटी है जिसे एक नए जिले के तौर पर यहां पर डेवलप किया गया है
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का महाकुंभ कितना महाभव्य होने जा रहा है। साल के अंतिम दिन जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आतंकी किसी भी तरह के मंसूबे में सफल ना हो, इसके लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीते कई दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से आतंकी बार बार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में नए साल के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जगह जगह यहां पर चेकिंग की जा रही है, सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब ना होने पाए। और अब रुक करते हैं कुछ छत्तीसगढ़ की खबरों का। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरक्षक और वन भर्ती में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया था और उनकी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की। वहीं सहायक शिक्षकों के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी शिक्षकों की मांग पर सरकार मौन है। प्रदेश में 70,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को समायोजन करना चाहिए और लगभग 3,000 शिक्षकों के बीच का रास्ता निकलना चाहिए। सरकार इन्हें नौकरी से निकालेगी तो कई परिवार बेघर हो जाएंगे। जितने भी ऑल ओवर प्रदेश में आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही, उन भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द की जानी चाहिए। 2897 सहायक शिक्षक पूरे प्रदेश के आंदोलन पर हैं और अदालत के निर्णय के कारण इनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। सरकार इस मामले में गंभीरता से लेना चाहिए। लगभग 70,000 से अधिक शिक्षक का पद खाली है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले और ईडी के छापे को लेकर लगातार सियासत जारी है और अब बीजेपी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर शराब घोटाले के मामले में कांग्रेस पर तंज कसा है। ईडी के छापे के बाद पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। इस पोस्ट के जरिए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन में 2,000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। घोटाले को अंजाम देकर कवासी लखमा खुद को अनपढ़ बता रहे हैं। इसे कहते हैं पहले चोरी और फिर सीना चोरी। इंदौर में मेट्रो के काम को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी में बयानों की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता अनिमोल खान का कहना है कि अगर कमलनाथ की सरकार होती तो अभी तक मेट्रो शुरू हो चुकी होती। बीजेपी की सरकार के पास इसे लेकर ना कोई प्लानिंग है, ना ही कोई विजन है। इस कारण मेट्रो का काम धीमी गति से चल रहा है। वहीं बीजेपी सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है, काम अंतिम दौर में है। खबर भोपाल से है। अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने नए साल का उन्हें तोहफा दिया है। अतिथि शिक्षकों को अब भर्ती में 50% आरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। नियमों में संशोधन किया जाएगा शिक्षक भर्ती के और अब अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा और अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए नए नियम तय भी कर दिए गए हैं। राजधानी भोपाल में न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है, लेकिन इसी बीच नए साल के जश्न को लेकर मुस्लिम समाज ने एक नई अपील जारी की है। भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने मुस्लिम समाज के युवाओं से अपील की है कि वो नए साल का जश्न ना मनाएं, ना ही फार्म हाउस जाए। नए साल का जश्न मनाना गैर इस्लामिक है। उन्होंने अपील की कि नए साल मनाने की जगह मुस्लिम समाज नमाज पढ़े। आप इससे बचिए और इस्लामी तरीके का आप नमाज कीजिए, ईशा की नमाज पढ़िए, घर में जाकर सो जाइए। सुनने वालों से बतौर खास नौजवान बच्चों और बच्चियों से कहते हैं कि नए साल का जश्न मनाना गैर इस्लामी अमल है। खासतौर से इस रात में होटलों में जाना, रंग मैचे करना और फार्म हाउस में जाकर मनाना ये बहुत ही गलत काम है। खासतौर देवास के कालिका मंदिर में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी है। मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। घटना की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 24 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी मौके पर पहुंचे और जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
इधर मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिसमें एक युवक की पीट पीट कर जान निकाल दी गई। गोकशी करते हुए युवक को भीड़ ने रंगे हाथों पकड़ा था। फिर क्या था, भीड़ ने लाठी, डंडे और लात घूंसे ऐसे मारे कि उसकी हालत ही खराब हो गई, वो बेसुध हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बेहोश युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृत युवक का नाम शोहदीन बताया जा रहा है, जो असालतपुरा का रहने वाला था। इधर राजधानी रायपुर एक बार फिर डबल मर्डर की वारदात से दहल उठी है। डीडी नगर थाना इलाके के चंगोरा भाटा में घनी बस्ती के बीच 2 लोगों की देर रात हत्या कर दी गई। डबल मर्डर की वारदात से इलाके में सनसनी है। जहां पर मर्डर की वारदात हुई है उस मैदान के चारों तरफ मकान बने हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें भी जब्त की है। फिलहाल हत्या की असली वजह क्या है पता नहीं चल पाया है। सिंगरौली में युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पूरा मामला जियावन थाना क्षेत्र का है, जहां युवती अपने परिचित के साथ मेला देखकर वापस लौट रही थी। इसी दौरान भैंस लूटी के जंगल के पास 6 बदमाशों ने उसे और उसके परिचित को बंधक बनाया और मारपीट भी की गई। जब युवती ने शोर मचाया तो 4 आरोपी जंगल की तरफ भाग गए। वहीं 2 आरोपियों ने युवती को जंगल ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने घेराबंदी करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इधर रामानुजगंज में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां पिता ने बेटी के साथ दरिंदगी की है। आरोप है कि पिता ने 12 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। मां ने बेटी के साथ थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को रिमांड में लेकर जेल भेज दिया है। मामला रामानुजगंज के सनावल क्षेत्र का है। लोरमी में भाजपा नेत्री रानू केशरवानी और उनके पति संजय केशरवानी पर एफआईआर दर्ज हुई है। भाजपा नेत्री पर एल&टी फाइनेंस बैंक से लोन दिलाने के नाम पर 68 महिलाओं से 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस दोनों ही आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। खबर रायपुर से है। धर्मांतरण पर प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा है कि धर्मांतरण के खिलाफ हम पदयात्रा करेंगे। क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी डिलिस्टिंग को लेकर भी प्रदर्शन करेंगे। धर्मांतरण के खिलाफ सशक्त कानून बनाने के लिए पदयात्रा होगी। जशपुर से लेकर के रायपुर तक की पदयात्रा होगी। पिछले दिनों 651 धर्मांतरित परिवारों को घर वापसी करवाई गई है। यह भी जानकारी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने दी है। धर्मांतरण का कानून है वो जल्द से जल्द राज्य में लागू हो, क्योंकि जिस प्रकार धर्मांतरण हो रहा है और डेमोग्राफी बदल रही है, एक खतरे का संकेत है। और हमारी मांग है कि डीलिस्टिंग हो। जो वनवासी वाकई में हकदार हैं उनको उनके हक के माध्यम से चीज़ें मिलनी चाहिए। और जो छद्म हिंदू हैं, जो क्रिप्टो क्रिश्चियनिटीज़ हैं, उनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। इन मुद्दों को लेकर के हम बड़े लेवल पर एक पदयात्रा निकालेंगे। अब खबर जबलपुर से है। चाकूबाजी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने यात्री से पैसे की मांग की थी और पैसे नहीं देने पर इन्होंने यात्री को चाकू मारा और फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 का यह मामला है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर यात्री से पैसे मांगने पर, पैसे नहीं देने पर आप देखिए किस तरह से आरोपियों ने चाकूबाजी कर 2 लोगों को घायल कर दिया था और अब इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।
खरगोन जिले के घट्टी गांव में दो बाइकों की भिड़ंत में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि सोमवार को यह हादसा हुआ था। 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं आज इलाज के दौरान 2 और युवकों ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वो लंबे समय से सड़क के गड्ढे भरने की मांग कर रहे हैं। यहां पर गड्ढे में फंसने के कारण आए दिन इसी तरह के सड़क हादसे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन लापरवाह बना रहा और यही वजह रही कि 5 लोगों की मौत हो गई। और ना सिर्फ खरगोन बल्कि उज्जैन में भी बेहद बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया। मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 6 घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पिकअप में 17 से ज्यादा लोग सवार थे। महिदपुर थाना क्षेत्र का मामला है। आज एक बड़ा हादसा रायपुर में भी हुआ है। सड़क किनारे बैठे लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में 2 नाबालिगों की मौत हो गई। 13 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया है। सिलतरा ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ है। ये सभी लोग अमरकंटक से धमतरी जा रहे थे। गाड़ी से उतरकर सड़क किनारे बैठे हुए थे। सभी लोग धमतरी निवासी हैं। खबर रायगढ़ से। दलदल में फंसने से एक हाथी के शावक की मौत हो गई। 3 दिन पुराना शावक का शव बताया जा रहा है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। घरघोड़ा में 38 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। पानी खेत गांव के पास की ये घटना है जहां पर एक हाथी के शावक की मौत हो गई है। इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने पीतमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने के विरोध का समर्थन किया है। उन्होंने प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए पुनर्विचार की बात कही। महापौर ने कहा कि शासन स्तर के अधिकारियों से चर्चा कर इस पर पुनर्विचार की अपील अदालत से की जा सकती है। इस बात पर बहुत गंभीरता से पुनर्विचार होना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो माननीय उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में इस विषय की पुनर्विचार याचिका भी लगानी चाहिए कि पीतमपुर में ये कचरा न जले, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी है उस हिसाब से इंडस्ट्रियल वेस्ट के टेस्टिंग के आधार पर ये टॉक्सिक वेस्ट जलाने का काम मध्य प्रदेश के पीतमपुर में होने वाला है। उत्तर भारत के कई पहाड़ी इलाकों में इस वक्त खूब बर्फबारी हो रही है। मौसम सुहाना हो गया है। पर्यटक पहुंच रहे हैं। न्यू ईयर के मौके पर इन हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ तस्वीरें आप भी देखिए। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, खासकर उत्तर भारत में, जहां इस वक्त बर्फबारी भी हो रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी हुई। पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा पुंछ बर्फ की चादर से ढक चुका हो। पर्यटक बर्फ से खेलते रहे, मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बात करें श्रीनगर की तो वहां आज डल झील जम गई। ठंड के मौसम में पर्यटकों की पहली पसंद श्रीनगर होती है। डल लेक को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। बीती रात पारा इतना गिर गया कि डल लेक ही जम गई। बात करें डोडा की तो यहाँ भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। वादियां बर्फ से ढकी हैं। तस्वीरें खूबसूरत हैं, मनमोहक हैं और इन तस्वीरों को देखकर पर्यटक भी वहां जाने का प्लान बनाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। डोडा में इतनी बर्फबारी हुई है कि सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनें लग गई हैं ताकि आवागमन बाधित न हो।
हालांकि अब भी इन इलाकों में गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल काम है। इधर नैनीताल वो डेस्टिनेशन है जहां पर्यटक न्यू ईयर मनाने पहुंच रहे हैं। बोटिंग हो या फिर नैनीताल की रात, पर्यटक यहां आकर अपने नए साल की शुरुआत करने को बेताब हैं। गुलमर्ग की तस्वीरें भी आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आपने न्यू ईयर का प्लान गुलमर्ग में क्यों नहीं बनाया। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, सैकड़ों पर्यटक, दर्जनों तरह की एक्टिविटी और भरपूर रोमांच। गुलमर्ग है ही इतना सुंदर और बर्फबारी ने इसे और खूबसूरत बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो दुनिया भर में साल 2025 के जश्न का आगाज हो चुका है। सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न हुआ। न्यूजीलैंड में सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसलिए यहां घड़ी की सुइयों ने जैसे ही रात के 12 बजने का इशारा किया, वैसे ही ऑकलैंड में जश्न का दौर शुरू हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की, और ओडिशा की पूरी की भी आप तस्वीरें देखिए। भारत में नए साल का इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आप देखिए कितनी शानदार आतिशबाजी की गई और नए साल का यहां पर शानदार तरीके से वेलकम किया गया। और टॉप 5 PM में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। नमस्कार।